Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Today we are going to start रिवीजन कोर्स फॉर अपकमिंग APSC प्रीलिम्स। आज की पहली क्लास रात को 8 बजे आएगी और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आज से ये रिवीजन कोर्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट. इट इज़ अबाउट ऑर्बिटल एंड सब ऑर्बिटल फ्लाइट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं कि करंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं. तो देखिए, एक स्पेस फील्ड की कंपनी है वर्जिन ग्रुप. इसके फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, उनके साथ बाकी और 5 क्रू मेंबर यानी कि टोटल 6 लोगों ने एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट कंडक्ट कराया जिसमें वो स्पेस के बिल्कुल एज तक गए और वापस से लौट करके आ गए. जिस स्पेस शिप में उन्होंने ट्रैवल किया उसका नाम था VSS यूनिटी स्पेस शिप. ये नाम नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम में, ये नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में. एंड दे ट्रैवल्ड एट ए हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस और उसके बाद दे केम बैक टू द अर्थ सरफेस. और इस ट्रिप को कहा जा रहा है सब ऑर्बिटल फ्लाइट. ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको सब ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब समझा सकूँ. इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि सब ऑर्बिटल फ़्लाइट क्या होती है या ऑर्बिटल फ़्लाइट क्या होती है. इसी तरीके के एक सब ऑर्बिटल फ़्लाइट आने वाले टाइम में अमेजन के जो प्रीवियस CEO हैं जेफ बेजोस, वो कंडक्ट कराने वाले हैं ऑन ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट. तो इस तरीके से हाल फिलहाल में स्पेस सब ऑर्बिटल फ़्लाइट्स काफ़ी न्यूज़ में हैं और इस कारण से मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ. देखिए, ये जो सब ऑर्बिटल फ़्लाइट कंडक्ट कराई गई थी ऑन VSS यूनिटी स्पेस शिप, इसका एक अच्छा वीडियो भी रिलीज़ हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं इनके वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन को एक मैसेज देते हुए फॉर द अपकमिंग यंग जनरेशन. तो एक बार ज़रा देखिए, इसमें यही कह रहे हैं ये कि अगर हम लोग इतना कर सकते हैं, बचपन में मैं धरती पे बैठ करके और स्पेस की तरफ देखता था, आज मैं स्पेस के अंदर हूँ. तो अगर हम लोग इतना कर सकते हैं तो आने वाला जनरेशन और क्या क्या कर सकता है, सोचिए. तो ऐसी बातें कुछ कह रहे हैं, बट स्टिल इस वीडियो को देखिए, आपको समझ आएगा कि स्पेस में किस तरह से आपको माइक्रो ग्रेविटी में लोगों को किस तरह की फीलिंग आती होगी. Now, I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to a beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Yay! Now, अब अगर इस क्रू की बात की जाए, टोटल 6 लोग इस क्रू में थे. उसमें से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा बंदला जी भी थी. ये हैं सिरिसा बंदला, शी इज सेलिब्रेटिंग नाउ. तो इस सिरिसा बंदला की खासियत ये है कि सी इज़ एन इंडियन ओरिजिन वुमेन. तो हो सकता है इससे सवाल पूछ लिया जाए, सी इज़ द ओनली 3rd इंडियन ओरिजिन वुमेन. ध्यान रखें, सी इज़ नॉट एन इंडियन वुमेन नाउ, क्योंकि इन्होंने अपनी सिटीजनशिप US की ले ली है. अब तो इंडिया की सिटीजनशिप इनकी ख़त्म हो चुकी है, बट सी इज़ एन इंडियन ओरिजिन वुमेन एंड सी इज़ द ओनली 3rd इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैवल इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. अगर बात की जाए इंडियन सिटीजन की, स्पेस में जाने की बात की जाए, तो इट इज़ ओनली राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा, हु ट्रैवल्ड इनटू स्पेस, हु इज़ एन इंडियन सिटीजन. एंड राकेश शर्मा जी ने ट्रैवल किया था ऑन सुयोज T11 spacecraft that was launched in 1984. It was part of Soviet Intercosmos program. तो मतलब सोवियत यूनियन ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था. स्पेस में वो क्रू मेंबर्स को भेज रहे थे, उसका एक पार्ट थे, उस क्रू का पार्ट थे राकेश शर्मा जी, और उसके थ्रू वो फिर स्पेस में गए थे. तो राकेश शर्मा रिमेन्स द ओनली इंडियन सिटीजन टू हैव ट्रैवल्ड टू स्पेस सो फार. अब जरा मुद्दे की बात करते हैं जो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सब ऑर्बिटल फ्लाइट और ऑर्बिटल फ्लाइट के बीच का क्या अंतर होता है. तो इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि स्पेस की लाइन इंटरनेशनली कितने डिस्टेंस के बाद, कितने हाइट के बाद माना जाता है कि स्पेस स्टार्ट हो चुका है.
तो देखिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ के बाद माना जाता है कि स्पेस स्टार्ट हो चुका है। उसके पहले के रीजन को बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर है, और उसके बाद 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस के डिस्टेंस के बाद बोला जाता है कि स्पेस हैज स्टार्टेड। एंड दिस लाइन 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज कार्मन लाइन, बियॉन्ड विच वी बिलीव दैट स्पेस हैज स्टार्टेड। अब एक सब ऑर्बिटल रॉकेट कैसा होता है कि वो यहाँ से अर्थ से चलेगा तो, लेकिन वो इस कार्मन लाइन से पहले पहले वापस आ जाएगा अर्थ के ऊपर, तो उसको कहा जाएगा सब ऑर्बिटल रॉकेट। और इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो वर्जिन गैलेक्टिक वाला जो सब ऑर्बिटल स्पेस शिप था, VSS यूनिटी स्पेस शिप, ये कितने हाइट तक गया था? 85 किलोमीटर तक, मैंने आपको बताया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आया और बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस से पहले ये वापस आ गया। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। इससे रिलेटेड एक और बात आपको समझनी है, सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट और ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट के बीच का अंतर। देखिए सब ऑर्बिटल, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ए से जो हमने रिप्रेजेंट किया सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, गया स्पेस के गया एटमॉस्फेयर में, लेकिन स्पेस से थोड़े से पहले ये वापस लौट करके आ गया। सो दैट इज सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। अब एक चीज होती है ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, उसको समझना है। देखिए अगर किसी स्पेस क्राफ्ट को, किसी रॉकेट को अच्छी खासी स्पीड दी जाए, उस स्पीड मिनिमम स्पीड होना चाहिए 17,400 मीटर पर आवर या 28,000 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी हाई स्पीड दी जाए जिसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, और इसको इतनी हाई स्पीड पे एक पर्टिकुलर एंगल पे लॉन्च किया जाए। तो होता क्या है कि ये स्पेस क्राफ्ट ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते 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 धीरे से फिर ये कार्मन लाइन को क्रॉस कर जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, और ये ऐसे एंगल पे जा रहा है कि उसके बाद ये अर्थ पे लौट करके नहीं आएगा, ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। तो ये वाला जो स्पेस फ्लाइट होगा जो अर्थ पे लौट करके वापस ना आए, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लगे, वैसे फ्लाइट्स को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल फ्लाइट। तो इसमें दो कंडीशंस चाहिए। पहले तो एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, इट मस्ट बी लॉन्च्ड एट ए पर्टिकुलर एंगल। वो एंगल भी अगर हमने ज़्यादा कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ बी में आप देखिए, वो एंगल भी ज़्यादा कर दिया तो ये बहुत हाइट तक तो जाएगा, स्पेस में जाएगा तो, लेकिन वापस लौट करके अर्थ पे आ जाएगा। सो दैट ऑल्सो वॉन्ट बी कॉल्ड ऑर्बिटल फ्लाइट। तो ये जो ए है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ऑर्बिटल फ्लाइट, सी है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्बिटल फ्लाइट विच विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बी जो है वो किसी का भी एग्जाम्पल नहीं है, ना ही ऑर्बिटल है ना ही सब ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल फ्लाइट्स ऐसे होते हैं, जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ ऑर्बिटल फ्लाइट ओनली। या फिर आप अगर मून को भी कह लीजिए तो इट इज़ मेकिंग एन ऑर्बिटल फ्लाइट ओनली अराउंड द अर्थ। मून इज मेकिंग ऑर्बिटल फ्लाइट अराउंड द अर्थ। अब बात की जाए कि कितने इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स किए जा चुके हैं अर्थ से, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला सब ऑर्बिटल फ्लाइट नाजीज जर्मनी ने कंडक्ट कराया था 1942 में विथ देयर V2 रॉकेट। तो उन्होंने एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट तो कंडक्ट करा दी थी, लेकिन फिर पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि ऑर्बिटल फ्लाइट कंडक्ट कराया सोवियत यूनियन ने 1957 में, व्हेन दे सेंट देयर स्पुतनिक फर्स्ट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। 1961 में अब इन्होंने सैटेलाइट ना भेज करके पूरा का पूरा एक स्पेस क्राफ्ट भेजा सोवियत यूनियन में, जिसमें उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा, जिसमें यूरी गागरिन भी थे। एंड विद दिस यूरी गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो मतलब आप समझिए, सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, ये करंट न्यूज़ कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, यूरी गागरिन ने तो ऑर्बिट कर दिया था पूरे अर्थ के अराउंड, और वो भी आज नहीं 1961 में, और आप आज पढ़ा रहे हो 2021 में 50 साल बाद कि सब ऑर्बिटल फ्लाइट कंडक्ट कराई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब ये जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट कंडक्ट कराई गई है ये सिविलियंस के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है। अब इस तरह से फ्यूचर में हमारे आपके जैसे लोग भी स्पेस में जा सकते हैं थोड़े टाइम, इस तरह से माइक्रोग्रेविटी फील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 200-250 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मुद्दा ये है कि नाउ दिस करंट डेवलपमेंट्स डन बाय, चाहे वो
वर्जिन गैलेक्टिक हो या फिर ब्लू ओरिजिन स्पेसक्राफ्ट हो, ये सब जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, दिस इज़ फॉर द सिविलियन फ्लाइट इनटू द स्पेस। तो सब ऑर्बिटल सिविलियन फ्लाइट्स इनटू द स्पेस अब स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स का या कंट्री के जो उनके नेशनल सैटेलाइट नेशनल स्पेस एजेंसीज के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल काफ़ी कर चुके हैं। अब देखिए, सोवियत यूनियन ने तो अपने एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को 1961 में ही अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करा दिया था पूरी तरह से। 1961 में फिर यूएस एस्ट्रोनॉट एलन सेफर्ड मेड फर्स्ट 15 मिनट सब ऑर्बिटल फ्लाइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा, एक चीज़ और आपको समझ आएगी कि ऑर्बिटल फ्लाइट या सब ऑर्बिटल फ्लाइट में नासा थोड़ा सा पिछड़ रहा था सोवियत यूनियन के स्पेस एजेंसीज के सामने। वो टाइम था कोल्ड वॉर का, ध्यान रखिए, और कोल्ड वॉर के टाइम में दोनों ही साइड, चाहे यूएस ब्लॉक हो या यूएसएसआर ब्लॉक हो, वो अपना अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे थे कि हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं। तो स्पेस रेस में कहीं ना कहीं यूएसएसआर आगे निकल रहा था। एक तरफ यूएसएसआर ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, उसने अपने एस्ट्रोनॉट को पूरा का पूरा ऑर्बिट करा दिया अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, और यहाँ पे यूएस अभी भी सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट कर रहा था। 1963 में आप देखिए सोवियत यूनियन ने क्या किया, उसने अपने फर्स्ट वीमेन को स्पेस में भेजा, फर्स्ट वीमेन इन स्पेस, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, and she stayed for about 3 days in space and conducted 48 orbits around the earth। तो 3 दिनों में उन्होंने इस तरह से 48 टाइम्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट किया। तो मतलब यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन की जो स्पेस सब ऑर्बिटल या ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट में उनकी जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, दैट वाज मच बेटर। इंडिया ने 1963 में नासा के साथ, इंडियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ कोलैबोरेट करके पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट बनाया था, नाइकी अपाचे, दैट वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विथ नासा। तो मुद्दा यह है कि अगर ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट की बात की जाए तो कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर वाज मच अहेड, और फिर उसको जवाब देते हुए, उसका काउंटर एक्ट करते हुए यूएस ने क्या किया, 1969 में कुछ अलग ही कर दिया। उसने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया नासा ने, और जिसके मदद से उसने लोगों को, इंसानों को मून सरफेस पे लैंड करा दिया। 3 लोगों की क्रू थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन। These people landed on moon in 1969 and they walked on the moon for about 3 hours on 20th July 1969। तो एक तरफ ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल फ्लाइट में यूएसएसआर आगे चल रहा था, तो मून की टेक्नोलॉजी में या मून पे लैंड करने में यूएस ने अपना एक्सपर्टाइज दिखाया। सो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस रेस। आपको कभी भी कोल्ड वॉर पे आंसर लिख रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपको अलग अलग एंगल लिखना है कि सर उस टाइम में आर्म्स रेस भी चल रहा था, स्पेस रेस भी चल रहा था। तो स्पेस रेस में आपको बताना है कि कैसे ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल रेस में यूएसएसआर आगे था, तो मून लैंडिंग पे यूएस आगे था। उसके अलावा उस टाइम में आपको ये भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे मिल सकता है कि इंडिया दोनों ही साइड से, चाहे यूएस हो या यूएसएसआर हो, दोनों से ही मदद ले रहा था अपने आप को डेवलप कराने के लिए। यू कैन सी हाउ इन 1963 इंडिया टुक support from US Space Agency NASA in order to build its first suborbital rocket Nike Apache. The next article is taken from international segment. It is about India out campaign in Maldives, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So India Maldives relation को थोड़ा सा briefly revise कर लेते हैं, इनकी पूरी historical background देख लेते हैं, then we will come to the current issue. देखिए, मालदीव इंडिया की तरह एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। मालदीव आपको तो पता होगा कि एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है यहाँ इंडियन ओशन में, और इट वाज आल्सो ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1965। जब ये आज़ाद हुआ उसके बाद से इंडिया ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुड टाइज विथ मालदीव। मालदीव के प्रेसिडेंट बने 1978 में अब्दुल गायूम। अब्दुल गायूम ही टर्न्ड मालदीवियन पॉलिटिकल सिस्टम इनटू काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ये प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन जब भी इलेक्शन होता था जैसे तैसे फोर्सफुली कोहर्सन करके या रिगिंग करके भी ये प्रेसिडेंट बने रहे, एंड ही कंटिन्यूड टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप फॉर अबाउट 30 ईयर्स फ्रॉम 1978 टू 2008। तो मतलब मुद्दा ये है कि मालदीव अंडर अब्दुल गायूम टर्न इनटू अ काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी और यू मे से डिक्टेटरशिप। स्टिल इंडिया मेंटेन्ड गुड टाइज।
विथ मालदीव ड्यूरिंग अब्दुल गायूम। तो इंडिया ने हमेशा ही मालदीव के साथ अच्छे रिलेशंस रखे। डेमोक्रेसी रिटर्न टू मालदीव इन 2008, जब अब्दुल गायूम हटे 2008 में और वहाँ के फिर प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नासीद, 2008 से लेकर के 2012 तक रही है प्रेसिडेंट, तो उस टाइम में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई थी मालदीव के अंदर। तो नेचुरली इंडिया मेंटेन्ड गुड टाइज विथ मालदीव ड्यूरिंग मोहम्मद नासीद। दिक्कतें कब होनी शुरू हुई? जब 2012 में अब्दुल यामीन बने प्रेसिडेंट। इनका नाम आपको याद रखना चाहिए, अगर कभी भी मालदीव पे सवाल है तो इनका नाम तो आपको लिखना ही होगा। अब्दुल यामीन केम टू प्रेसिडेंट, और अब्दुल यामीन की जो पॉलिसीज़ थी वो पूरी तरह से प्रो चाइना थी, एंटी इंडिया थी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हमारे देश की एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है GMR, इसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था माले, जो एयरपोर्ट है माले, जो सिटी है मालदीव का कैपिटल सिटी, उसके एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने का, डेवलप करने का। हमारे देश की कंपनी GMR को माले एयरपोर्ट को रीबिल्ड करने का और उसको रन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने साइन कर दिया, रिवोक कर दिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट वापस एक चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया। इस तरह के कई सारे स्टेप्स उन्होंने लिए जो एंटी इंडिया थे, प्रो चाइना थे। और फिर इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया। इंडिया ने लगभग $25 मिलियन का जो फॉरेन एड अनाउंस किया था मालदीव के लिए, वो रोक दिया। इनफैक्ट 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केम टू पावर, तो उन्होंने आसपास के सारे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारे पड़ोसी मुल्कों के, इवन पाकिस्तान के भी हेड ऑफ द स्टेट्स को पहली बार 2014 में इन्वाइट किया गया था इन हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी। लेकिन मालदीव के प्रेसिडेंट को इन्वाइट नहीं किया, अब्दुल यामीन को हमने इन्वाइट नहीं किया। 2018 में अब्दुल यामीन ने कहा कि हमने जो 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं, लाइट फाइटर हेलीकॉप्टर्स मालदीव को, वो हेलीकॉप्टर्स भी हम लेकर के चले जाएं। तो इस तरीके से मुद्दा ये है कि अब्दुल यामीन का जो टाइम था 2013 से लेकर के 2018 तक, इसमें कई सारे डिफरेंसेस आ गए इंडिया और मालदीव के बीच में। मालदीव पूरी तरह से प्रो चाइना होने लगा था, पूरी तरह से प्रो पाकिस्तान होने लगा था। पाकिस्तान के इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे मालदीव के अंदर, जो इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा था। मालदीव ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ज्वाइन कर लिया था। माले पोर्ट चाइना को दे दिया गया था बिल्ड करने के लिए। सो माले बिकेम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएटिंग सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। 2017 में 3 चाइनीज़ नेवल शिप्स आकर के यहाँ पे माले पोर्ट पे डॉक हो गए थे, जो इंडिया के लिए खतरा बन रहा था। भाई अगर चाइनीज़ नेवी यहाँ आकर के डॉक होगी, घूमेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़तरा है ही। तो मुद्दा ये है कि हमारी जो मालदीव के साथ रिलेशंस थे वो पूरी तरह से स्ट्रेंड हो गए इन दिस पीरियड ऑफ अबाउट 5 years फ्रॉम 2013 to 18 अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ अब्दुल्ला यामीन। लेकिन फिर 2018 इलेक्शन में कैसा हुआ कि अब्दुल्ला यामीन इलेक्शन हार गए और नए प्रेसिडेंट आए इबू सोले। और इबू सोले जो अपोजिशन पार्टी के थे, MDP के, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो जब आए पावर में तो उन्होंने पूरी तरह से मालदीव की पॉलिसी बदल दी। हिज पॉलिसीज वर वेरी मच प्रो इंडिया एंड समहाउ एंटी चाइना। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने उसके थोड़े टाइम बाद ही कॉल्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ही टॉक टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कहा कि वी आर क्लोजेस्ट एलाई। उसके बाद मालदीव ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। और पूरी तरह से इबू सोले, यहाँ पे आप देख सकते हैं इबू सोले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। उसके बाद से पूरी तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया मालदीव का एंड बिकेम प्रो इंडिया, मूविंग स्लाइटली अवे फ्रॉम चाइना। अब करंट इशू पे आते हैं, दिक्कत क्या है। 3 साल हो गए हैं इबू सोले के प्रेसिडेंटशिप के। अब धीरे धीरे जो मालदीव के कुछ लोग हैं, रेडिकल लोग हैं, वो इंडिया के खिलाफ उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। उनको लग रहा है कि मालदीवियन प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं इंडिया को, ही इज़ गिविंग अनड्यू फेवर टू इंडिया, बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो रहे हैं। और इस कारण से धीरे धीरे वहाँ पे कैंपेन शुरू हो रहा है, इंडिया आउट कैंपेन। और ये कैंपेन सोशल मीडिया पे तो काफ़ी पॉपुलर हो गया, लोग सड़कों पे भी कहीं कहीं उतर आए हैं इंडिया आउट कैंपेन का नारा लेते हुए। और इस कारण से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे हाई कमीशन के ऑफिसर्स जो हैं, वो जो मालदीव में हैं, दे आर फीलिंग अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। और इस कारण से उन्होंने एक लेटर लिखा है भारत सरकार को कि उनके सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए।
तो मुद्दा यह है कि वहाँ के लोकल लोग, खासकर ड्रिवन बाय ए लोकल मीडिया ग्रुप ढाइरेस, अब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन लोकल मीडिया ग्रुप या लोकल लोग कुछ ना कुछ एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करने पे उतर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है इंडिया आउट कैंपेन, #इंडिया आउट। तो आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया चल रहा है? वाई इंडिया आउट कैंपेन इज गोइंग ऑन? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया मिलिटरली मालदीव को डोमिनेट कर रहा है। ये जो ईबू सोले की सरकार है, ये बहुत ज़्यादा इंगेज हो रही है मिलिट्री एग्रीमेंट्स में विथ इंडिया, और धीरे धीरे से मालदीव जो है वो अपना सोवरेनिटी, ऑटोनॉमी लूज कर जाएगा, मिलिट्री फ्रीडम लूज कर जाएगा। सबसे बड़ा कारण, वैसे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया और मालदीव ने हाल फिलहाल में साइन किए हैं। इंडिया ने 250 मिलियन डॉलर का एड दिया है उनके अपने मिलिट्री डेवलपमेंट्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए मालदीव को। तो इस तरह के तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं हाल फिलहाल में बिटवीन इंडिया एंड मालदीव अंडर ईबू सोले। लेकिन एक जो प्रोजेक्ट है जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और जो मेन कारण है बिहाइंड दिस इंडिया आउट प्रोटेस्ट, वो प्रोजेक्ट है UTF नेवल बेस। तो ये देखिए UTF, उथरू थीला फालहू, अब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में कहे तो UTF एक छोटा सा आइलैंड है मालदीव का। ये देखिए ये इंडिया है, मालदीव, तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिला करके मालदीव हैं, उसमें से एक छोटा सा आइलैंड है UTF, उथरू थीला फालहू। ये UTF आइलैंड पे एक नेवल बेस बनाने में मदद कर रहा है इंडिया मालदीव की। तो वो जो पूरा का पूरा नेवल बेस है वो बनाया जा रहा है UTF नेवल बेस विथ हेल्प ऑफ मालदीव, और माना जा रहा है कि इस UTF नेवल बेस से मालदीव की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, खासकर मालदीव की जो नेवी है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इस अग्रीमेंट को साइन किया था। ये इसी साल फरवरी में 2021 में इसी साल ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये अग्रीमेंट में इंडिया बस मदद कर रहा है मालदीव की इस UTF नेवल बेस को बिल्ड करने में, ताकि उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है और स्ट्रेंथन हो जाए। लेकिन वहाँ पे एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है मालदीव में कि इंडिया जो है ये UTF नेवल बेस को बिल्ड कर रहा है और वहाँ पे अपनी नेवी को वो बर्थ कराएगा, अपनी नेवी को वहाँ पे वो डॉक कराएंगे। तो इस मुद्दा ये है कि मालदीव में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि UTF जो बेस बनाया जा रहा है, जो डॉकयार्ड बनाया जा रहा है, वहाँ पे इंडियन नेवी परमानेंट स्टेशनड होगी, और इस तरीके से मालदीव की जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। तो ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के कारण वहाँ के लोगों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है एंड दे हैव स्टार्टेड ए काइंड ऑफ इंडिया आउट कैंपेन। अब इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। देखिए, अब कभी भी इंडिया मालदीव पे सवाल अगर आ गया तो आपको इंडिया आउट कैंपेन का जिक्र जरूर करना है, भले कंक्लूजन में कीजिए, लेकिन आप #इंडिया आउट कैंपेन जरूर मेंशन कीजिए कि द रिसेंट ईबू सोले गवर्नमेंट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ इंडिया हैज लेड टू अ काइंड ऑफ बैकलैश amongst the Maldivian people, few communities in the Maldives, and have started India Out campaign in Maldives. So India needs to be very much circumspective about this India Out campaign, and it should see कि the relation between India and Maldives should be conducted in a transparent manner. There should be no scope for any false propaganda. ऐसी बातें आपको लिखनी होंगी मेंस में अगर इंडिया मालदीव पे सवाल आ जाए तो। The next article is taken from economy segment. It is about RBI asking to stop using LIBOR to Indian banks, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian economy point of view. So क्या है LIBOR? पहले ये समझते हैं। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है क्या ये? तो देखिए, it is a benchmark interest rate at which major global banks lend to each other. तो जो दुनिया के मेजर बैंक्स हैं, RBS, सिटी बैंक, JP मॉर्गन, UBS, HSBC, अगर इनको आपस में लोन लेना होता है एक दूसरे से, तो जिस रेट पे एक दूसरे से लोन लेते देते हैं उसको कहा जाता है लाइबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बैंक सिर्फ लंदन में ही होने चाहिए, लेकिन चूंकि लंदन दुनिया का एक मेजर फाइनेंशियल हब माना जाता है और इस कारण से ज़्यादातर जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो लंदन में तो हैं ही हैं, उनके ऑफिसेज तो हैं ही हैं लंदन में, और इसी कारण से ये जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे मेजर दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो आपस में एक दूसरे को लोन लेते देते हैं, उस इंटरेस्ट रेट का नाम लंदन के नाम के बाद दे दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लंदन का इससे डायरेक्टली कुछ लेना देना है। समझिए, दुनिया के ज़्यादातर बैंक्स लंदन में हैं,
क्योंकि लंदन सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हब है पूरे दुनिया का, और ज़्यादातर बैंक जो दुनिया के मेजर बैंक्स आपस में एक दूसरे से लोन लेते देते हैं, उस रेट को कहा जाता है लाइबोर। उस रेट को लाइबोर नाम दे दिया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इन लंदन। ओके, तो इट इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू ईच अदर इन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब खाली आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, लाइबोर से क्या होता है। लाइबोर का मतलब ये हुआ कि अगर बैंक्स एक दूसरे को इस रेट पे लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इससे कम पे तो किसी बाहरी इंसान को लोन नहीं मिल सकता, ना हाउस लोन मिल सकता, ना होम लोन मिल सकता। तो दैट बिकम्स ए काइंड ऑफ बेस रेट। कैसे इंडिया के अंदर हमारा बेस रेट सिस्टम था 2016 तक, अभी भी MCLR वगैरह है। तो बेस रेट मतलब इस रेट से नीचे कोई भी बैंक लोन दे ही नहीं सकता। दैट इज द मिनिमम रेट। आई होप आप इंडियन इकोनॉमी में ये सब बातें समझते हैं। बेस रेट, इससे नीचे कोई भी बैंक लोन दे ही नहीं सकता। तो उसी तरीके का बेस रेट का काम करता था लाइबोर, कि भाई अगर बैंक्स, जो मेजर बैंक्स एक दूसरे को इस रेट पे लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो बाकियों को, जिसको हाउस लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, उसको तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि लाइबोर चल रहा है 1.5%, तो बिजनेस लोन कम से कम 2.5 होगा, हाउस लोन कम से कम 3% होगा, समथिंग मोर देन लाइबोर। सो दैट वाज द लाइबोर। जैसे हमारे देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम में बेस रेट, वैसे इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर लाइबोर काम करता था, प्रोवाइडिंग ए काइंड ऑफ बेसिक या बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड विच बैंक्स डिसाइड करती थी। अब देखिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए कि HSBC है, तो इसको पता है ना कि मैं किसी दूसरे इंपॉर्टेंट बैंक को लाइबोर पे तो लोन दे ही सकता हूँ। लाइबोर है मान लीजिए 1.5%, तो किसी हाउस होल्ड वाले को या बिजनेस वाले को अगर मुझे लोन देना है तो थोड़ा तो लाइबोर से ज़्यादा ही पे दूंगा। सो दैट इज़ हाउ लाइबोर प्रोवाइडेड ए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। हमारे भी जो देश के बैंक्स हैं, हमारे देश के जो बैंक्स हैं, इंडिया के बैंक, जब विदेशी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, विदेशी मार्केट में लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे देश के बैंक्स का भी फॉरेन ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर जब वो लोन प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो लाइबोर को एज बेंचमार्क रेट की तरह ट्रीट करते थे कि इसके ऊपर ही हम थोड़ा इंटरेस्ट देंगे बाकी कॉमन कस्टमर्स को। अब दिक्कत क्या है कि लाइबोर के अंदर 2012 से कई सारे इनकंसिस्टेंसीज देखे गए हैं लाइबोर रेट में। जो दुनिया के मेजर बैंक्स हैं वो आपस में मिलजुल करके कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन कर रहे थे। ऐसा इंडिपेंडेंट ऑडिट करके पाया गया कि ये जो दुनिया के मेजर बैंक्स हैं, HSBC, सिटी बैंक, JP मॉर्गन, ये आपस में लोन लेते देते किसी एक रेट पे, दूसरे रेट पे हैं, बताते दुनिया को कुछ और हैं। सो देयर वाज अ केस ऑफ मैनिपुलेशन, फॉल्स रिपोर्टिंग, फ्रॉड्स रिगार्डिंग लाइबोर। तो कहीं ना कहीं लाइबोर को ले करके जो क्रेडिबिलिटी थी, ट्रस्ट वर्दीनेस थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। और धीरे धीरे 2012 के बाद से ये केस निकल के आने लगे कि भाई लाइबोर में तो ये लोग बहुत सारी गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब फॉल्स रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो और लाइबोर का इस्तेमाल कर रही हैं बाकी पूरे दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम एज ए बेंचमार्क कि अच्छा लाइबोर है तो उससे हम ऊपर में इंटरेस्ट देंगे, लोन देंगे लोगों को। और ये आपस में लाइबोर कुछ और यूज़ कर रहे हैं, आपस में लेंडिंग रेट कुछ और यूज़ कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कुछ और कि लाइबोर ये है। सो दैट इज़ वाई आफ्टर 2012 जब ये इशूज़ निकल के आने लगे तो दुनिया के कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने डिसाइड किया कि दे विल मूव अवे फ्रॉम this LIBOR benchmark and they will try to find some other independent benchmark for their banking system। तो दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने ये फैसला लिया और हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है RBI ने, उसने भी अब ये फैसला ले लिया है कि भाई हम लाइबोर से दूसरा किसी बेंचमार्क पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड दैट इज़ वाई दिस न्यूज इज़ हियर। RBI asked to stop using LIBOR। क्या है? RBI told banks and other financial institutions to stop using the benchmark, LIBOR benchmark as soon as possible and mandatorily by 31st December। तो हो सके तो अभी से ही LIBOR benchmark का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, लेकिन 31 दिसंबर 2021 के बाद तो अब लाइबोर, जो हमारे देश के बैंक्स हैं, वो लाइबोर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दे हैव टू फाइंड एनी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। तो मुद्दा ये है कि नाउ वर्ल्ड कंट्रीज, वर्ल्ड के जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, दे आर सेइंग गुड बाय लाइबोर एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। एक ऑप्शन हो सकता है, वैसे तो अभी इंडियन बैंक्स में अभी फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन एक ऑप्शन हो सकता है, लाइबोर का ऑप्शन हो सकता है SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, आप कह सकते हैं, जिसको नाम है फेडरल रिजर्व, उसने तो SOFR को अडॉप्ट कर लिया है सिंस 2017। SOFR है क्या?
इट इज़ अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। तो जिस तरह से हमारे देश में डेट सिक्योरिटी रिलीज करती है सरकार, वैसे ही अमेरिका के अंदर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स रिलीज होते हैं। उन पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है दैट इज SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, उसको बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिकन बैंक्स। और हो सकता है कि इंडिया के जो बैंक्स जो विदेशी मार्केटों में ऑपरेट करते हैं, डॉलर्स में लोन देते हैं, वो भी SOFR को यूज कर पाएँ, लेकिन लाइबोर को तो वो यूज नहीं कर पाएंगे। अभी से उनको करना बंद कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू RBI एट मैक्स 31 दिसंबर 2021 तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो लाइबोर को एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दे विल हैव टू शिफ्ट टू सम ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। वन ऑफ द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट इज SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम Assam segment. It is about administrative reforms in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. So देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, क्या सबसे बड़ी समस्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन में? वो होता है मल्टीपल लेवल अप्रूवल। मल्टीपल लेवल अप्रूवल, हर जगह से कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसका बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई रोड ही बनाना है, कोई नया एजुकेशन की से रिलेटेड स्कीम इंप्लीमेंट करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम इंप्लीमेंट करना, तो उस प्रोजेक्ट का पहले एक डायरेक्टर बनेगा। फिर वो डायरेक्टर जो है प्रोजेक्ट के पेपर्स को लेकर के अप्रूवल कराएगा डिपार्टमेंट हेड से। फिर डिपार्टमेंट हेड फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ के लिए अप्रूवल लेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी से। फाइनेंस सेक्रेटरी फिर अपने लेवल पे अप्रूवल दे करके भेजेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर फिर अप्रूवल दे करके फिर भेजेंगे कैबिनेट की कंसिडरेशन के लिए। तो कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो इतने सारे स्टेप से होकर गुजरता है तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। इट लीड्स टू डिले इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। और जब लेट होगा तो कॉस्ट ओवररन भी होगा। प्रोजेक्ट 10 करोड़ का था, अब उसका अप्रूवल होते होते 3 साल बीत गए तो नेचुरली दाम भी बढ़ जाएगा हर चीज़ों का, और वो प्रोजेक्ट वही 10 करोड़ का प्रोजेक्ट 15 करोड़ का हो जाएगा। तो इट लीड्स टू डिले, इट लीड्स टू कॉस्ट ओवररन, मल्टीपल लेवल अप्रूवल्स। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम इन गवर्नेंस। और इसको रिजॉल्व करने के लिए असम सरकार ने कुछ तरीके लिए हैं। कुछ अब उन्होंने सीधा सीधा कैटेगराइज कर दिया है कि इस लेवल का प्रोजेक्ट होगा तो डायरेक्टली ये इंसान अप्रूव कर देगा, ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल का प्रोजेक्ट होगा तो ये अप्रूव कर देंगे, ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे होगा क्या कि अप्रूवल जो है वो फास्ट तरीके से होगा। फास्ट तरीके से होगा तो प्रोजेक्ट भी जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट होंगे और डेवलपमेंट हमारे स्टेट में आ सकेगा। और प्रोजेक्ट का कॉस्ट ओवररन भी नहीं होगा। ये नहीं कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव होते होते तक वही प्रोजेक्ट फिर 15 करोड़ का हो गया तो फिर से अप्रूवल लो। ठीक है, यही होता रहता है। 10 करोड़ का हुआ, 3 साल में अप्रूवल आया, तब तक वो प्रोजेक्ट में अब 10 करोड़ में हो ही नहीं पाएगा, तो फिर से अप्रूवल बना के भेजो कि सर 5 करोड़ और चाहिए। तो ये सब कॉस्ट ओवररन नहीं होगा। क्या किया असम सरकार ने? असम सरकार ने कहा कि अगर 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है तो डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो डिपार्टमेंट कमेटी से ही अप्रूव करा लेंगे। उनको हर बात के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड बाय अ डिपार्टमेंट कमिटी। जिस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर का है, एजुकेशन का, वही डिपार्टमेंट कमिटी अप्रूव कर देगा, ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। 2 करोड़ से 5 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो उसको अप्रूव करेगा फाइनेंस कमिटी। एक कमेटी बनाई जाएगी फाइनेंस कमिटी, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कमिटी का चेयरमैन होंगे चीफ सेक्रेटरी, वो अप्रूवल देंगे। एंड द प्रोजेक्ट नीड नॉट टू बी सेंट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक कमेटी होगी फाइनेंस कमेटी, उसके हेड होंगे चीफ सेक्रेटरी। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट अप्रूवल वही दे देंगे। और इस तरह की मीटिंग 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट से अप्रूवल की मीटिंग हर फ्राइडे को होगी। 5 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक का अगर प्रोजेक्ट है तो फिर उस टाइम में इस स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी ना होकर के फिर होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूवल दे देंगे। तो फिर ये 5 से 100 करोड़ तक का प्रोजेक्ट अपने आप अप्रूव हो जाएगा। और इस तरह की मीटिंग 5 करोड़ से 100 करोड़ तक का प्रोजेक्ट को लेकर के मीटिंग हर थर्सडे को होनी चाहिए, वीक में एक बार। और अगर 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है तब फिर वो मामला कैबिनेट के पास आएगा, मतलब चीफ मिनिस्टर और बाकी उनके जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो मिल करके फैसला करेंगे। तो ध्यान रखना, 2 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट है तो डिपार्टमेंट लेवल पे ही हो जाएगा फैसला। 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो एक
कमेटी होगी, उस कमेटी के चेयरमैन होंगे चीफ सेक्रेटरी, वो फैसला कर लेंगे। हर फ्राइडे को इस तरह की मीटिंग होगी। 5 करोड़ से 100 करोड़ तक का है तो कमेटी होगी, उसके चेयरमैन होंगे फाइनेंस मिनिस्टर और वो फैसला कर लेंगे। और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तभी जाकर के मामला कैबिनेट के सामने आएगा। तो इस तरीके से द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल लेवल अप्रूवल, डिले इन द प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट ओवररन कैन बी टैकल्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 421 to 425. Topic number 421 is about energy sector in India. India is third largest energy consumer in the world after US and China. India has share of about 5.8% in the world's primary energy consumption. Main source of energy is coal, crude oil, energy, renewable energy and natural gas. India with a refining capacity of 249.4 million metric tons per annum is the fourth largest in the world after US, China and Russia in oil production. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 422 is about service sector. According to economic survey, service sector performance at the state and UT level shows service sector now accounts for more than 50% of the gross state value addition in 15 states out of 33 states and union territories. In 8 states, service sector accounts for more than 60% of gross state value addition. Delhi stands out with particularly high share of about 80% of gross service value addition in its total GDP, and Sikkim share remains lowest at 26.8%. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 423 is about India's export. According to WTO, India's share in world's commercial service export has risen steadily over the past decade to reach 3.5% in 2018, twice the share of world's merchandise export in that is at 1.7%. तो जितना हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं वो पूरे दुनिया के सर्विस ट्रेड का 3.5%, और जितना हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं पूरे दुनिया का गुड्स एक्सपोर्ट का गुड्स ट्रेड का 1.7%. तो कहीं ना कहीं सर्विस एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है. इंडिया नाउ रैंक्स 8th अमंग्स द वर्ल्ड largest commercial service exporters. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 424 is about Higher Education Finance Agency. So it is a joint venture company of Canara Bank and Ministry of Education. It provides financial assistance for creation of education infrastructure and research and development in India's premier education institutions. All the centrally funded higher education institutions will be eligible to join as a members of HEFA. For joining as members, the education institutions must agree to a escrow to a specific amount from their internal accruals for a period of 10 years. HEFA will have an authorized capital of rupees 2000 crore and the government equity will be rupees 1000 crore. It also mobilizes CSR funds from corporates, PSUs, which will be in turn released for promoting research and innovation in these institutions on grant basis. The principal portion of the loan will be repaid through internal accruals of the institutions earned through fee, receipt, research and earnings etc. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 425 is about bauxite. तो bauxite basically contains hydrated aluminum oxide Al2O3H2 as a main constituent and iron oxide, silica, titania as minor constituents. Orissa is the leading producing state of bauxite with 49% of the total production, followed by Gujarat and Jharkhand. India has 7th largest bauxite reserve in the world. Australia is at the top. Please attend this question based on this particular topic. This is the answer of question number 416 to 420 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer to these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. India Nepal rail service agreement, it will allow transit to only public container trains. No, this is wrong. It will allow transit to both public and private container trains. It will allow both bilateral train between India and Nepal and third country from Indian ports to Nepal. Absolutely correct. So the correct answer is option B. Islam Kala and Sir Khan Bandar are places in Afghanistan, and in the constitution cooperatives comes under option B, state list. That's all from our side for today. Thanks for watching.